और शुरुआत एक बार फिर हम कर रहे हैं अच्छी खबर से। जी बिजनेस दर्शकों ने जी भरकर अपना प्यार जी बिजनेस को दिया है। सभी अंग्रेजी हिंदी बिजनेस चैनल्स में 59% मार्केट शेयर के साथ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल हम बन चुके हैं। अपने कॉम्पिटिटिव चैनल से जी बिजनेस की 50% की बढ़त है। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का दिल से आभार हम व्यक्त करते हैं। बाक डेटा जो आया है इसका ताजा बाक रेटिंग में जी बिजनेस बना है नंबर 1, न सिर्फ हिंदी बिजनेस चैनल्स में बल्कि बिजनेस चैनल जो अंग्रेजी बिजनेस चैनल्स भी हैं उनमें हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर जी बिजनेस आपका चहेता बिजनेस चैनल बना है नंबर 1। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका प्यार और भरोसा इसी तरह से अगर बरकरार रखा तो हम आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरते रहेंगे। आपको सटीक जानकारी, सटीक विश्लेषण, बिल्कुल सही विश्लेषण, रियलिस्टिक विश्लेषण आपके सामने करते रहेंगे। बड़े बड़े मुद्दों को आसान और सहज भाषा में आपको समझाने का काम हमारा जारी रहेगा और आपकी उम्मीदों पर हम लगातार खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं पोल्यूशन की। मुंबई में बढ़ते एयर पोल्यूशन के बीच महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम और टाटा पावर समेत कुछ कंपनियों को अपना प्रोडक्शन 50% तक घटाने के लिए कहा है। बोर्ड ने यह आदेश इसलिए दिया ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। एमपीसीबी ने एक बयान जारी करके बताया कि 27 अक्टूबर को मुंबई के ट्राम्बे इलाके में स्थित एचपीसीएल, टाटा पावर, एजिस टेक्नोलॉजी, सी लॉट कंटेनर्स को प्रोडक्शन में कटौती के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा ही एक नोटिस चेंबूर स्थित राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को भी भेजा गया है। एमपीसीबी ने 2 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट को भी बंद करने का निर्देश दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरी सहयोगी एकता सूरी जुड़ रही हैं। एकता, बताइए, ये पॉल्यूशन पर बड़ा एक्शन लिया गया है, इसकी डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल दीपक, इसे हम पोल्यूशन पर बड़ा एक्शन ही बोलेंगे क्योंकि बीएमसी ने जब अपनी गाइडलाइंस निकाली थी तो उसमें साफ कहा था कि बीएमसी के अलावा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी भी पैनी नज़र रहेगी क्योंकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में करना है और अगर किसी ने भी उस गाइडलाइंस या फिर दिशा निर्देश का पालन नहीं किया तो हैवी फाइन भी लगेगा और साथ ही साथ काम पर भी असर होगा। इसलिए गाइडलाइंस में भी मेंशन था कि टाटा पावर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर नज़र रहेगी। अब जो नोटिस आया है उसमें कंपनी जैसा नाम आपने भी लिया, टाटा पावर हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एजिस लॉजिस्टिक, सी लॉट कंटेनर्स, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ऐसी जो कंपनीज हैं इनको 50% प्रोडक्शन जो है कम करने को बोला गया है। इसके अलावा इनमें से एजिस लॉजिस्टिक और सी लॉट कंटेनर्स जो हैं उनका एक जो नोट है 5 और 10 लाख का, एजिस लॉजिस्टिक का 10 लाख का और सी लॉट कंटेनर्स का 5 लाख का, उसे भी फोरफिट कर लिया गया है क्योंकि मैसेज यहाँ पर यही देना है कि अभी शुरुआत है, इन इंडस्ट्रीज पर एक्शन लिया गया है लेकिन अगर दिशा निर्देश का पालन नहीं किया तो बड़ा फाइन भी लगेगा और बिजनेस पर भी रोक लगेगी क्योंकि इन इंडस्ट्रीज के बारे में बीएमसी ने पहले ही एक तरह से हिंट दे दिया था। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्री है जिस पर पैनी नजर बनी हुई है वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स। यहाँ पर भी अगर उन्होंने भी दिशा निर्देश का जो है पालन नहीं किया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर तोड़े, जैसे कि पतरा लगाना है 35 फीट का या 50 फीट का, कंस्ट्रक्शन वाली जो बिल्डिंग्स है उनको सूती कपड़े, हरे कपड़े से अगर कवर करना है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे दिशा निर्देश है। अगर वो किसी ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े तो फाइन भरना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा हम देख रहे हैं कि केमिकल इंडस्ट्री पर, टाटा पावर पर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर जो एक्शन हुआ है वो दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी हो सकता है। तो इसे एक तरह से चेतावनी के तौर पर हम देख सकते हैं महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये एक्शन, और बीएमसी ने इसका महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिए ही बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी हिंट दिया है। दीपक, एब्सोल्युटली, कंस्ट्रक्शन साइट्स और जो रियल स्टेट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर तो पहले ही बीएमसी की गाइडलाइंस आ चुकी थी। अब इन कंपनीज पर भी एक तरह से शिकंजा कसने की कोशिश की गई है। लेकिन ओवरऑल एकता, मुंबई में पोल्यूशन को लेकर इस बार फिर से चिंताएं उभर रही थी और ये ऐसा अनयूजुअल इसे कहा जाता है क्योंकि समंदर की तरफ से खुला हुआ है मुंबई और यहाँ की जो आबो हवा लगातार ख़राब हो रही थी
उसमें अभी क्या सुधार आया है? जो बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं इस बीच जो कदम उठाए गए हैं, कुछ उम्मीद है कि यहाँ की आबोहवा अब ठीक होगी? जी बिल्कुल दीपक, उम्मीद पे दुनिया कायम है ये मैं बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर बीएमसी ने जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हमने ये एयर पोल्यूशन मॉनसून्स में नहीं देखा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बारिश गिरेगी तो जो भी आपको पार्टिकल्स दिखते हैं वो उन पर भी पानी गिर जाता है, वो हैवी हो जाते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं। लेकिन मॉनसून के बाद ये देखा गया कि हीट की एक वेव थी, गर्मी एकाएक बढ़ गई। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है वो उस समय मुंबई में बहुत ज़्यादा चल रही है। बिल्डिंग्स बन रही हैं, मेट्रो का काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, कोस्टल रोड्स बन रही हैं। तो ये जो सारी एकाएक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए वो जो बन रहे हैं, उनकी वजह से ये जो हम पोल्यूशन देख रहे हैं ये बहुत बढ़ गया। बीएमसी ने यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस किए थे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के भी, और यहाँ पर ये भी बोला गया था भले ही वो एक प्राइवेट डेवलपर की कंस्ट्रक्शन हो या फिर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, जहाँ भी रूल्स कोई फ्लाउट हुए हैं वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। जैसा अभी हमने पहले बताया टाटा पावर पे एक्शन लिया गया, तो यहाँ पर भले ही कोस्टल रोड की वजह से हो रहा हो या किसी बिल्डिंग की बनने की वजह से हो रहा हो, वो काम रोक दिया जाएगा अगर पोल्यूशन उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए अब हम देख रहे हैं शहर में बड़े बड़े आपको पत्रे दिखेंगे मुंबई शहर में, जो कि एक कंस्ट्रक्शन जो साइट है उसको कवर कर रहे हैं, या फिर जो सूती कपड़ा है वो कंस्ट्रक्शन साइट को कवर कर रही है। और जहां पर भी उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से धूल मिट्टी बढ़ रही हो तो उस पर लगाम लगाई जाएगी। और थोड़ा सा हम असर देख भी रहे हैं शहर की आबोहवा में दीपक। एब्सोल्युटली, चाहे वो बीएमसी हो या फिर एमपीसीबी हो, हर तरफ से हमको एक अप्रोच ये दिख रही है कि प्रदूषण को किसी भी हाल में आगे बढ़ने से रोकना है, आबोहवा को साफ सुथरा करना है। शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। फेस्टिव सीजन में चारों तरफ बम्पर डिमांड दिख रही है। सरकार का खजाना भर रहा है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, माल ढुलाई के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, वो बढ़ रही है, तो पावर कंजम्पशन के आंकड़े भी शानदार दिख रहे हैं। आपको आगे पूरा डेटा भी दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना फायदेमंद होगा, इसका फायदा कितना होगा, क्या सिर्फ त्योहार में या फिर आगे भी ये जारी रहेगा? और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच में ये जो पार्टी टाइप का मूड दिख रहा है हमें फेस्टिव सीजन में, क्या वो पार्टी आगे भी चलती रहेगी? लेकिन एक नजर जरा आंकड़ों पर देख लीजिए। अक्टूबर का महीना आमतौर पर कंजम्पशन के लिए अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि इस महीने दशहरा जैसे दिवाली और उसके बाद जो आती है त्योहार का पूरा सीजन रहता है। इस साल का अक्टूबर तो इकोनॉमी के लिहाज से भी खास रहा है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,72,000 करोड़ रुपए रहा, जो जीएसटी लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अब दूसरा आइए, अक्टूबर में देश की ऑटो सेल्स देखिए आप, ऑटो में भी बहार नजर आ रही है, कारों में बहार। अक्टूबर में देश की ऑटो कंपनियों ने 3,91,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। अगर आप सालाना आधार पर इसे देखेंगे तो ये बिक्री में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। तो यानी कि ऑटो से भी अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, कारों में बहार है। इकोनॉमी को मिलने वाले एक और बूस्टर की बात कर लेते हैं, और वो है रेलवे फ्रेट। जरा इसका अभी आंकड़ा आपको दिखाते हैं। रेलवे भी फुल रफ्तार में दिख रहा है। अक्टूबर में रेलवे से माल ढुलाई 9.9% की बढ़ोतरी दर्ज करती हुई नजर आई, और 129.03 मीट्रिक टन जो माल है वो कुल उसकी ढुलाई नजर आई। तो यहां पर भी एक शानदार डेटा हमारे सामने है, जिससे हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन, माफ कीजिएगा, जो डिमांड है उसमें शानदार बढ़ाते हैं। अब बिजली का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है इस परिस्थिति को आंकने का, वो है बिजली की खपत। अब बिजली की खपत के आंकड़े भी आप देखिए तो वो भी शानदार है। पावर कंजम्पशन आप देखेंगे 21% की बढ़ोतरी वाई ऑन वाई नजर आ रही है, और 138.9 बिलियन यूनिट्स पावर कंजम्पशन जो है वो इस बार हमने दर्ज किया है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो संकेत हैं जहां से बम्पर डिमांड की बात उभर कर सामने आ रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये त्योहार बड़े शानदार हैं डिमांड के लिहाज से, लेकिन क्या ये आगे भी जारी रहेगा? एक और डिमांड आप देखिए, और वो है ऑयल, जो ईंधन
होता है हमारा, उसके उसके कंजम्पशन में। डीजल की डिमांड आप देखेंगे तो डीजल की सेल में 3% की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल की सेल में 5% की बढ़ोतरी नजर आई है। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं, ऐसे कुछ संकेत हैं जो बता रहे हैं कि देश की इकोनॉमी फुल रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन्हीं इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अक्टूबर में एस&पी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 महीने के निचले स्तर पर फिसलकर 55.5 पर आ गई। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर हमें विस्तार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पार्टी का माहौल है त्योहारों में, और ये पार्टी का माहौल में कहीं खलल तो नहीं पड़ता नजर आ रहा है। उस पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। हालांकि एक जो पीएमआई का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 से काफी ऊपर है। तो ये है हमारी तरफ जो संकेत हैं वो डेटा, और इन डेटाओं का थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं दो खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं ईवाई इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुराग जी पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, और मैं हमेशा आपसे पूछता हूं एक ही सवाल कि भारत कैसा दिख रहा है। आप बोलते हैं सारे जहां से अच्छा। अब ये बताइए, ये त्योहार में भारत कैसे दिख रहा है? पॉल्यूशन को छोड़ दीजिए, फिर पॉल्यूशन में तो भारत अभी अच्छा नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन पॉल्यूशन से आगे आप आंखें बढ़ा के जो डिमांड का जो सिनारियो आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा दीपक, शुक्रिया शामिल करने के लिए कार्यक्रम में। और पहली बात तो आपको मुबारक हो, जी बिजनेस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है काफी समय से। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस जर्नी में आपका पार्टिसिपेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और इस बार तो मैं शिकागो से नहीं, आप ही के शहर से जुड़ रहा हूँ, तो होपफुली आप मुंबई में हैं। जी हाँ, हमें मालूम है। मैंने इसीलिए आपसे दरख्वास्त की कि पोल्यूशन के नजरिए से मत देखेगा भारत को भी। अभी आप डिमांड के नजरिए से दिखाइए। और हाँ, तीसरा ये है कि पोल्यूशन ने मेरा स्वागत किया और मेरा गला पकड़ गया है। तो ये तीनों चीजें हैं। बट बहरहाल दीपक, देखिए आपने जो डेटा प्रेजेंट किया बिल्कुल रेलेवेंट है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उसमें ये है कि ऑटो सेल्स हमारे 2019 में पीक आउट करके 1-2 साल फ्लैट थे, बट ये FY23 में हमने $3.8 मिलियन वॉल्यूम्स ऑफ व्हीकल कार पैसेंजर कार सेल्स किया, जो कि एक रिकॉर्ड था, तो अब तक का हाईएस्ट है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड मूव। और इस साल के भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। आपने बोला 16% राइज है, सो दैट्स आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग मूव, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी पिछले 2 साल से स्टैग्नेशन था, बट आई एम श्योर दैट दिस ईयर वी विल मेक अप फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दीपक आपने बताया पावर कंजम्पशन। आई थिंक एज द पावर कंजम्पशन इम्प्रूव्स, विच मीन्स दैट पावर कंजम्पशन सिर्फ बल्ब फैंस में यूज नहीं हो रहा है, which means more air conditioners, which means more high power consuming appliances, और वो सारे यूज हो रहे हैं। तो आई थिंक कुल मिलाकर के the kind of overall the India story is kind of looking bright, and it's a very bright spot amongst the global scenario where most of the countries are barely able to grow or probably getting into a negative growth zone. तो बहुत अच्छा दिख रहा है दीपक, और होपफुली ये ट्रेंड कायम रहेगा। एब्सोल्युटली। श्रीवास्तव साहब, अब ट्रेंड की बात कर लेते हैं। एक तो थोड़ा सा आप प्रेजेंट जो अभी डेटा हमारे पास है उसका आप थोड़ा सा एनालिसिस कर दें, और फिर आगे ट्रेंड आपको कैसा नजर आ रहा है उस पर बात। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है वो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की ओर इंगित कर रहे हैं, और बहुत से हाई 2 क्वार्टर के बाद का जो डेटा अब दिखलाई पड़ रहा है उसमें अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, मांग की दृष्टि से मुख्यतः जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, और उसके कारण भी और कुछ घरेलू भी डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिसके कारण के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर भी नीति निर्धारकों को ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, और उसका जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है वो भी इवन नहीं है।
दूसरा जो रिस्क है वो क्रूड प्राइस को लेकर के है, क्योंकि सप्लाई साइड डिसरप्शंस जो है वो दो युद्धों को चलते हुए सप्लाई साइड डिसरप्शंस जो है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल स्थिति को बताता है। तीसरे ग्लोबल स्लो डाउन है, जैसा कि कहा गया कि बाकी अर्थव्यवस्थाओं में जो समृद्धि के प्रोस्पेक्ट्स है वो उतने ब्राइट नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन में है और बहुत सी वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्चुअली रिसेशन में जा रही हैं। उसके कारण हम लोग का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन में है, और संभावना है कि वो कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा अगले 2-3 तिमाहियों में। फिर एफडीआई आउटफ्लोज भी हो रहे हैं नेट टर्म्स में, और जिसके कारण के एक रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है। इसके अलावा एक फिस्कल दृष्टि से देखा जाए तो जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, हालांकि रियल जीडीपी ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन है 6.3 से लेकर 6.5 तक, आरबीआई का भी, आईएमएफ का भी, वर्ल्ड बैंक का भी, ये तो अच्छा दिखलाता है, खासकर इस परिप्रेक्ष्य में कि बाकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो इम्प्लिसिट प्राइस बेस्ड स्टिमुलेटर है वो होलसेल प्राइस पर डिपेंड करता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो लगभग 0 इन्फ्लेशन को दिखला रहा है, जिसके कारण के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9% के आसपास रह सकता है, जबकि बजट में जो असम्पशन था वो 10.5% का था। तो उसके कारण कुछ असर पड़ सकता है हम लोग के ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में। हालांकि अब तक का जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी के अलावा डायरेक्ट टैक्सेस और भी अच्छा किए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, उनका 20% के आसपास जा रहा है एवरेज। तो अभी तक तो जी। ठीक लग रहा है, लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9% के आसपास होगी तो साल में कहीं आगे चल करके हम लोग की फिस्कल डेफिसिट में प्रेशर न पड़े, ये भी ध्यान देने की बात है। तो मुख्य बात यह है कि अब तक जो स्थिति है वो अच्छी ट्रेंड्स को दिखला रही है, लेकिन नीति बनाने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत से ऐसे हेडविंड्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए नीति को एडजस्ट करना चाहिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े। मैं सर आऊंगा आपके पास, वो एग्जैक्टली क्या क्या कदम होने चाहिए जो आप कह रहे हैं कि नीति नियंताओं को उठाने चाहिए। लेकिन अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास काफ़ी कुछ है बोलने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मैं क्योंकि आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में रहते हैं, भारत की तरफ देखकर जब आप बात करते हैं कि साहब भारत तो ये ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 2029 तक, जापान पीछे, ये पीछे, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या मिलते हैं कि कहां कहां पर अभी इंडिया लैग कर रहा है, या जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी हमारी होनी चाहिए उसमें आपको कहां पर लगता है कि यहां पे काम नहीं हो रहा है, या ये कुछ ऐसे चिंताजनक पॉइंट्स हैं? दीपक, आपके सवाल इतने वेल ट्यून्ड रहते हैं तो मतलब जवाब देने में भी मजा आता है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और अब देखिए दूसरी पिक्चर भी देखते हैं। एक के शेप रिकवरी की बात होती है ना, के शेप रिकवरी में ये होता है कि रिच हैव रिकवर्ड फास्टर, बट जो पुअर हैं वो डिटेरियोरेट कर रहे हैं उनकी कंडीशन। तो अगर अब कार सेल्स की हमने बात की, लेकिन अगर आप टू व्हीलर सेल्स की बात करें तो इस समय टू व्हीलर करीब 1.5 मिलियन के आसपास, सॉरी 15 मिलियन बिक रहे हैं एक साल में, और ये वो है जो 2014 में भी तकरीबन इतने ही बिकते थे। 2019 में ये 21 मिलियन पे पीक आउट किया ये नंबर, विच मीन्स दैट्स, और टू व्हीलर इज अ एंट्री व्हीकल फॉर पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम साइकिल्स टू टू व्हीलर्स, राइट? तो ये इंडिकेट करता है कि एक बहुत सारा लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हमने पीछे छोड़ा है। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो मिलते हैं दीपक, वो यही मिलते हैं कि वन, इंडिया इज अ स्टोरी ऑफ top 10 to 15% of people who are wealthy enough like a middle income country, और जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, ब्रॉडली वो मार्केट है। बट लार्जर पॉपुलेशन जो है वो उतना वेल टू डू नहीं है, और या फिर उनके लिए सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज कह लें, इनकम अपॉर्चुनिटीज कह लें, वो काम नहीं हो रहा है, वो एक लिमिटेशन है। उसके अलावा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं अल्टीमेटली कि यू नो दी लाइक हमारा 50% वर्कफोर्स जो है दीपक, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, विच इज ऑलवेज लो प्रोडक्टिविटी।
सो वो हमारा मैन पावर तो कंज्यूम करता है 50%, लेकिन प्रोडक्टिविटी उससे बहुत कम आती है, तो वो जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। थर्ड आर्ग्यूमेंट दीपक ये आता है कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज अबाउट 40%, विच मीन्स दैट अगर 100 लोग हैं वर्किंग एज में, अगर लगा लें 18 से 65 के 60 के बीच में वर्किंग पॉपुलेशन, अगर 100 लोग हैं तो 40 ही काम कर रहे हैं, बाकी 60 जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। वाई दैट हैपन्स? बिकॉज मेन में पार्टिसिपेशन रेट 60% है, विमेन में 20% है, तो एवरेज 40 आ जाता है। तो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में जीडीपी नहीं बढ़ता है और कंजम्पशन भी नहीं बढ़ता है। तो ये कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा थोड़ा एक दो ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स जो कि कंट्री को चाहिए। तो ये बातें होती हैं कुल मिला के दीपक। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ आई मीन ये चैलेंजेस हैं करंटली, ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो इंडिया को रिजॉल्व करनी है। बिल्कुल, चैलेंजेस अगर उनको एड्रेस ही ना किया जाए तो वो चैलेंजेस कब संकट बन जाएंगे आपको पता नहीं, लेकिन चैलेंजेस अगर आइडेंटिफाई हो गए इस तरह की बातचीत में और आपने उन पर काम कर लिया तो एब्सोल्युटली बिल्कुल कोई शक ही नहीं है कि उन्हीं को आप अपॉर्चुनिटीज भी बना सकते हैं। इसीलिए मेरा हमेशा ये मानना होता है कि हमें चैलेंजेस पर भी बात करनी चाहिए, इनफैक्ट ज़्यादा फोकस होकर हमें बात करनी चाहिए। हेडलाइन स्टोरीज तो बहुत अच्छी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन आपको ग्राउंड पर रहकर रियलिटी क्या है ये भी चेक करना हमेशा ज़रूरी होता है। श्रीवास्तव साहब, अब करना क्या है हमारे नीति नियंताओं को? एग्जैक्टली करना क्या है? फूले नहीं समाना है, फूले नहीं समाना इन डेटा को देखकर, या कुछ काम भी करना है? हाँ, तो जो मीडियम टर्म में कमजोरी हम लोग को रहेगी साथ में कुछ सालों तक, वो है कि हम लोग का जो एक्सटर्नल सेक्टर है और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव रहेगी, और हम लोग का जो नेट एक्सपोर्ट का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव रहेगा। इसको संभालने के लिए हम लोग को डोमेस्टिक डिमांड पर जोर देना होगा, और उस डोमेस्टिक डिमांड में प्राइवेट सेक्टर की भी डिमांड है और गवर्नमेंट सेक्टर की भी डिमांड है। अब गवर्नमेंट के हाथ में ये है कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करते हुए कैसे ओवरऑल डिमांड को बढ़ाए और सही दिशा में बढ़ाए। तो ओवरऑल डिमांड को सही दिशा में तब बढ़ाया जा सकता है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा जोर दिया जाए और सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए। तो जब सरकार खुद खर्चा ज्यादा करती है और सही दिशा में करती है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने में करेगी, तो उसके कारण प्राइवेट सेक्टर में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी। और इस तरह से जो बैलेंस बनाना है सरकार को, वो ये कि एक सही सिग्नल जाए कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट को और जो गवर्नमेंट का डेट है उसको कंट्रोल करते हुए सरकारी डिमांड को बढ़ाते हैं, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा लगती है और उसके कारण मल्टीप्लायर इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, और फिर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ती है। जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग की जो इकोनॉमी की स्टोरी है वो ज्यादा सॉलिड होगी। तो मुख्यतः जो है डोमेस्टिक फैक्टर्स पर ध्यान देना है, और सरकार जितना रोल अदा कर सकती है पॉजिटिव उस पर ध्यान देना। बिल्कुल, ये सरकार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। लेकिन बार बार एक चीज जो सरकार को जब पूछिए कि साहब आप क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वाजिब कारण सरकार की तरफ से ये आता है जहां पर वो फंस जाते हैं, जहां पर अच्छे अच्छे डेटा आ रहे हैं फटाक से वहां पर तो श्रेय लेने की होड़ आ जाती है। लेकिन कहीं पर चैलेंजिंग पॉइंट आते हैं तो सरकार की तरफ से आर्गुमेंट्स ये आते हैं कि साहब जो ग्लोबल सिचुएशन, जो अनसर्टेनिटीज हैं, उनका हम कुछ कर नहीं सकते और उनका हमें रिपरकशंस झेलने ही पड़ेंगे। अनुराग जी, ये चल क्या रहा है, और ये जो इजराइल हमास का शुरू हुआ है इस पर दुनिया क्या कह रही है? ये कब तक चलेगा? इसके इम्पैक्ट क्या सीमित होंगे? लॉन्ग टर्म में ज्यादा हमको तैयारी करनी पड़ेगी? क्या नजर आ रहा है आपको अंतरराष्ट्रीय माहौल? तो दीपक, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था ना, तो एक लर्निंग मैंने भी सीखी थी। वो ये है कि अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो, दूसरों के एनालिसिस को लेकर के आगे मत बढ़ जाओ। लोगों ने कहा था कि 3 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, और मैंने भी बढ़ चढ़ के कई जगह बोल दिया कि प्रेडिक्शन ये 3 दिन में हो जाएगा। और देखिए हम कहाँ बैठे हैं कि वॉर इज एंडलेस ऑलमोस्ट, राइट? सो वन इज दैट इवन इन दिस केस वी शुड नॉट ट्राई एंड प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द वॉर इवेंचुअली, and looks like it will be a long drawn battle, or but maybe who knows.
बट कुल मिला के जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा, तो देखिए दीपक, हर देश का एक ऐसा दौर आता है और चाइना उस दौर से निकला है वेयर उसको अपने इंटरनल्स और डोमेस्टिक्स पे ध्यान देना होता है। आई थिंक जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में ग्लोबली जियो पॉलिटिक्स की वजह से फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, ये सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। सो जो है वो ग्लोबलाइजेशन थोड़ा पीक आउट कर चुका है, तो एक्सपोर्ट से ग्रोथ नहीं आएगी। सो ग्रोथ आएगी आपको डोमेस्टिक डिमांड से, और डोमेस्टिक डिमांड में आपको बात कुल मिला के दीपक वहीं आती कि आपकी वर्कफोर्स कितनी प्रोडक्टिव है। और वो प्रोडक्टिव तब होगी दीपक, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप कितना तवज्जो दे रहे हैं और कितना उस पे स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके लोग वेल एजुकेटेड होंगे, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट कि हमें डिग्री मिल गई हाथ में, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल्स अगर होंगी, तो फिर वो उतने ही प्रोडक्टिव होंगे और उतना ही कुछ बेहतरीन काम करेंगे, और उससे पूरी इकोनॉमी को फायदा होगा। तो अल्टीमेटली जीडीपी इज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी और स्किलिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। इन पे थोड़ा ध्यान कम है। आपने सही कहा। अल्टीमेटली जो भी देश ग्रो किए हैं ना हमारे साथ में, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ कोरिया, Singapore, some of these countries have grown because they have set this system very right, human capital वाला, जो थोड़ा मुझे इस समय मिसिंग दिखता है दीपक। उस पे काम करने की जरूरत है। मिसिंग मतलब इन पार्ट्स वो है, कुछ जगह है, बट टोटलिटी में जो होना चाहिए वो उस पे एक अपॉर्चुनिटी है दीपक। एब्सोल्युटली। और मुझे तो याद आ रहा, अभी 2 दिन पहले जो मैंने शो किया था, नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि भाई 100 घंटे काम कीजिए। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ पूरे देश में कि 100 घंटे काम कैसे होगा, कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ विपक्ष में, लेकिन फिर वो लोएस्ट जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उस पर एक सवाल के निशान तो लगते रहते हैं। लेकिन फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये भी आते हैं कि भाई आपको माहौल भी तो देना पड़ेगा। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये बड़ी फिर लंबी बहस हो जाएगी, उस पर कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन श्रीवास्तव साहब, अभी वापस थोड़ा सा फेस्टिविटी पर आते हैं। एक पॉलिसी बाजार की एक स्टडी में पढ़ रहा था, इस खबर के बाद हम उस खबर पर भी जाएंगे, लेकिन आपसे मेरा सवाल थोड़ा पहले ही मैं ले रहा हूं, फिर आपके पास भी समय का अभाव रहता है। इसमें ये कह रहे हैं कि 53% जो भारतीय हैं वो पर्सनल लोन ले लेते हैं 30 साल की उम्र से पहले। और आरबीआई को एक बड़ा चिंताजनक स्थिति ये हो गई थी कि भाई पर्सनल लोन जो बैंक्स बांटे जा रहे हैं, ये क्या होगा। और एनपीएस का खतरा था, और आरबीआई को डांटना पड़ा बैंक्स को कि बंद कीजिए, आप कम कीजिए इनको। ये जो प्रवृत्ति है, और मैं इसको थोड़ा सा और अंदर पढ़ रहा था, तो पर्सनल लोन लेके सबसे ज्यादा लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, वो टिकट्स ले रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है सर, ऐसा तो नहीं है कि हम चादर से ज्यादा पैर पसार रहे हैं भारतीय? पर्सनल लोन बढ़े हैं पिछले दिनों में, और उसके कारण जो आरबीआई का कंसर्न है वो इस बात से है कि जब प्राइवेट हाउस होल्ड्स जो है वो ज़्यादा उधार ले रहे हैं और बचत कम कर रहे हैं, उपभोग बढ़ा रहे हैं। अगर ओवरऑल सेविंग रेशियो में एक ही सेक्टर है जो कि सरप्लस देता है, हाउस होल्ड सेक्टर, उसी सेक्टर के सरप्लस से जो कॉरपोरेट सेक्टर है और सरकार जो अपनी उधार लेती है, अपने जो फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करती है, वो फाइनेंस होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में सेविंग की कमी जो है वो हम लोग को लॉन्ग टर्म में एडवर्स इम्पैक्ट कर सकती है। यही कारण है कि आरबीआई इसको लेकर के कंसर्न है। और इस ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ता है मीडियम टर्म में, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग को कैसे बढ़ाया जाए। और अगर उनको उपभोग करना है तो वो उपभोग जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुड्स पर हो, अपना इन्वेस्टमेंट अपने मकान पर, एसेट्स बनाने पर हो, और जो उपभोग जैसे कि टूरिज्म को या बाहर देशों में चले जाए उसको बढ़ा करके जो उनकी डिमांड बढ़ेगी वो बाहर के देशों में बढ़ेगी, ऐसा ना हो। तो कुछ जो है इस पर हम लोग को केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। भारतीय दर्शन में एक दर्शन है चार्वाक दर्शन, उसको कहा जाता है नास्तिक दर्शन। उसमें कहा जाता है कि ऋण लेकर घी पीना, कि आप कर्जा लो और खूब घी पियो। तो कहीं उस स्थिति में तो नहीं है भारतीय? ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा।
क्योंकि कॉम्बिनेशन भी मैं देख रहा हूं, बड़े दिलचस्प ये स्टडी है। कॉम्बिनेशन ये है कि 2 क्रेडिट कार्ड और 1 पर्सनल लोन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है भारतीयों का। तो ऐसा तो नहीं है कि एक का लोन इधर से सल्टा के उधर से सल्टा के, जुगाड़ू जो हमारी प्रवृत्ति रहती है। और अगर दे पाने में सक्षम हो रहे हैं हम लोग तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी ट्रैप में ना फंसे, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। अनुराग जी, स्वागत है आपका भारत में। थोड़ा पोल्यूशन ने आपको परेशान किया, लेकिन ठीक भी हो जाएंगे आप थोड़ा आबो हवा में। हमारी आपके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी आसान भाषा में, और आपकी हिंदी का मैं बहुत मुरीद हूँ सर, मुझे आप पर्सनल ट्यूशन भी दीजिएगा। इतनी सुंदर भाषा, इतना अच्छा वर्णन आप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और जिसका जिक्र हम कर ही रहे थे अभी कि भारतीय युवाओं में जो लोन लेने की जो प्रवृत्ति है उससे संबंधित एक बड़ी दिलचस्प स्टडी आई है पॉलिसी बाजार की। इस स्टडी को जरा विस्तार से देख लेते हैं। तो भारत के युवाओं में पर्सनल लोन लेने की रफ्तार बढ़ रही है। पॉलिसी बाजार की स्टडी के मुताबिक 53% युवाओं ने 30 साल की कम उम्र से पहले पर्सनल लोन ले लिया। अब इस स्टडी में कई और दिलचस्प खुलासे हुए जिसमें क्रेडिट कार्ड लेने की उम्र भी शामिल है। लेकिन पहले आपको बताते हैं ये डेटा क्या बता रहा है। देखिए आपके सामने ग्राफिक्स है। जो औसत उम्र है क्रेडिट कार्ड लेने की वो है 28 साल, यानी कि 28 साल का होते होते एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ले लेता है। अब ये ट्रेंड आपको हम क्यों समझा रहे हैं। एक जमाना होता था जब क्रेडिट कार्ड से लोग भागते थे, लेते ही नहीं थे, और क्रेडिट कार्ड को ऐसा माना जाता था कि ये कोई मकड़ जाल है। लेकिन आज की डेट में औसत 28 साल की उम्र में, यानी कि नौकरी करते हुए आपको अगर 2-3 साल हो गए तो आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन लेने की जो औसत उम्र है उसको आप देखेंगे तो ये 29 साल है। अब ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये उम्र में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या हम बहुत जल्दी पर्सनल लोन ले रहे हैं क्या? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ रही है कि हमें पर्सनल लोन 29 साल की उम्र में ही लेने की आवश्यकता पड़ रही है। इसके अलावा अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्रति जो लोन देखेंगे तो वो भी 29 साल है। ये समझ में आता है क्योंकि इस उम्र में बहुत लोगों की शादियां होती हैं, बहुत सारे लोग अपना घर जमा रहे होते हैं, शिफ्टिंग भी हो रही होती है। अगर किराए के घर पे भी अगर आप जाना है तो उस समय आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की आवश्यकता होती है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी वगैरह की। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। गोल्ड लोन में भी अगर आप देखेंगे तो 31 साल की उम्र तक लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं, और हाउसिंग लोन 33 साल की उम्र में। ये तो थोड़ा एक अच्छा संकेत इसलिए है कि जितनी जल्दी कम उम्र में आप अपना घर लेने के लिए लोन ले लेंगे तो उतनी जल्दी उसको चुका पाने की स्थिति में भी होंगे। अब आप पर्सनल लोन लेने वाले जो उम्र है उसका देखिए। जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं उनकी तादाद है 53%। सबसे ज्यादा लोग पर्सनल लोन जो लेते हैं वो 30 साल से कम उम्र के होते हैं, और 25 साल से भी कम उम्र वाले जो हैं वो 22%। ये कुछ डेटा हैं जो आपको लोन्स के बारे में बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखेंगे। इनके क्या नतीजे निकालने हम ये आप पर छोड़ते हैं, हम सिर्फ आपको डेटा दिखा रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड देखिए, क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा 57% भारतीय जो है क्रेडिट कार्ड 30 साल की उम्र से पहले ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रेडिट कार्ड्स में ऑफर आते हैं और नौकरी पेशा वाले लोगों तक पहुंच जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, शायद उसका भी ये नतीजा हो सकता है। इसके अलावा 25 साल से कम उम्र के जो लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनकी तादाद है 24%। इसके अलावा कुछ और डेटा हमारे पास है। क्रेडिट स्कोर किसका अच्छा है, इसमें देखिए महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर है। सबका दोनों का क्रेडिट स्कोर जो है लगभग ठीक है, बराबर मात्रा में। 20% पुरुष अच्छा क्रेडिट स्कोर वाले और 19% महिलाएं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो इस मामले में दोनों, हालांकि बेस कितना है थोड़ा मुझे लगता है कि कम होगा। महिलाओं का जो बेस है पुरुषों के मुकाबले वो थोड़ा कम नजर आएगा क्रेडिट के पूरे सिनारियो में। किसका क्रेडिट स्कोर खराब है अगर आप ये देखेंगे तो जो स्वरोजगार वाले, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर लोग हैं, उनका ज्यादा खराब है। वो 30% ऐसे हैं जिनका खराब क्रेडिट स्कोर है, जबकि सैलरीड लोग जो हैं उनका क्रेडिट स्कोर कम खराब है। 22% लोग ऐसे हैं। इसका कारण बहुत सिंपल है, ये डेटा मुझे चौंकाता नहीं, क्योंकि सैलरीड लोग जो होते हैं उनकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, बड़ी डिसिप्लिन्ड इनकम होती है, और उसका वो अपने क्रेडिट जो EMIs होती हैं उसको उस तरह से वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि स्वरोजगार में आपके बड़ी अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, तो कभी कभी EMI मिक्स स्किप भी हो जाती है। तो ये वो स्थिति बता रहा है उम्र और तादाद की। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वानखेड़े में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए
श्रीलंका को हरा दिया है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से मात दे दी है। श्रीलंका 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में 55 रन ही बना पाई। 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, 55 रन पर ऑल आउट हो गए। शमी ने 18 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। सिराज को 3 विकेट मिले। इससे पहले भारत ने गिल, विराट और अय्यर की तूफानी पारियों की बदौलत 357 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। भारत पॉइंट टेबल्स में टॉप पर पहले भी था, अब भी है और सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया है। अब ये श्रीलंका की ये जो बड़ी करारी हार है, ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि आखिरी मैच एशिया कप का फाइनल्स, उसमें भी 10 विकेट से हराया था श्रीलंका को। और आज ये माना जा रहा था कि उस शर्मनाक और करारी हार का बदला क्या श्रीलंका लेगी, तो आसपास भी नहीं पहुंच पाई और करारी हार का सामना एक बार फिर किया। तो भारत एक बार फिर टॉप पर अपनी पोजीशन को मजबूत करते हुए सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है। जीत का सत्ता वानखेड़े में भारत के लिए। और अब दिन भर की और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जहां भी कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। पीएम ने साथ ही यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में आंधी चल रही है। उसकी एक झलक कांकेर में भी दिखाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि जब भ्रष्टाचार करती है कांग्रेस तो केवल राज्य का नुकसान नहीं होता बल्कि हर घर का नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान ही विपक्षी गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ राज्यों में गठबंधन के नेताओं के बीच अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दर्द छलक कर सामने आया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन के बहाने नीतीश ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल कांग्रेस के पास वक्त ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी लोकसभा की 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस और गठबंधन दलों के लिए छोड़ने को तैयार हुई है। जानकारी के मुताबिक यूपी की 65 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है। यानी अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए साफ कर दिया है कि वो 65 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और बड़े भाई यूपी में बनने जा रहे हैं। ईडी की ओर से राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे को नोटिस जारी किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विभाग ने पेपर लीक केस को लेकर यह नोटिस जारी किया है। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते डोटासरा के आवास पर हुई ईडी की रेड में उनके बेटे के खिलाफ कुछ जानकारी मिली थी, जिसको लेकर अब पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन जारी किया है। ईडी ने डोटासरा के बेटे अभिलाष डोटासरा को 7 नवंबर और अविनाश डोटासरा को 8 नवंबर को दिल्ली ऑफिस बुलाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी के समक्ष पेश हुई। बाद में महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि समिति में पूछताछ के दौरान उनसे आपत्तिजनक और बेहद निजी सवाल पूछे गए। रिपोर्ट के मुताबिक निजी सवालों के विरोध में महुआ मोइत्रा के साथ दूसरे विपक्षी सदस्यों ने भी बैठक का बहिष्कार किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक के संचालन के तरीके पर भी सवाल उठाए। बीजेपी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने मोइत्रा को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक में महुआ मोइत्रा समेत बाकी विपक्षी सदस्यों के बहिष्कार के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। एथिक्स कमेटी के प्रमुख विनोद सोनकर ने विपक्षी सदस्यों पर अनैतिक व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि महुआ मोइत्रा ने आरोपों से बचने के लिए वॉकआउट किया। इन आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने जनता के सामने गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जनता के बीच मोइत्रा ने गलत कहानी पेश करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाया। भारत में बने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड एलएसी के करीब एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले 30 अक्टूबर को सेना ने इस हेलीकॉप्टर पर फिट 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन से सफल फायरिंग को अंजाम दिया था। सेना ने प्रचंड की इस कामयाबी का वीडियो जारी किया है। प्रचंड हेलीकॉप्टर को विशेष तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। देसी टेक्नोलॉजी से तैयार प्रचंड हेलीकॉप्टर शक्ति इंजन से लैस है। इसे HAL ने विकसित किया है। सेना और वायुसेना चीन से लगी सीमा पर इन हेलीकॉप्टर को तैनात करने पर विचार कर रही है।
शराब घोटाले में आज ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। केजरीवाल ने ईडी को एक चिट्ठी लिखी और समन पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो शराब घोटाले को लेकर आज पूरे दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर सियासी घमासान जारी रहा। केजरीवाल ने ईडी पर आरोप लगाया कि समन बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है। साथ ही उन्होंने अपनी चिट्ठी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने सवाल किया कि आखिर मनोज तिवारी को कैसे पता कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी। ईडी मामले में इस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 2024 से पहले विपक्ष को जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, तो वहीं बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल सवालों से भागते क्यों हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स की धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं और मकसद सिर्फ ये है 2024 से पहले जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे सकते हैं उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो। जब जेल में ही बंद हो जाएगी सारी अपोजिशन तो चुनाव कौन लड़ेगा? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के खुद अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाएगी। टीवी के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है। बात बाजार की कर लेते हैं। बाजार में आज 2 दिनों की गिरावट के बाद खरीदारी लौटी। सेंसेक्स 490 अंक चढ़कर 64,081 के अंक पर बंद हुआ। 81 अंक पर बंद हुआ। तो निफ्टी की 144 अंक उछलकर 19,133 पर क्लोजिंग रही। बैंक निफ्टी भी जोरदार बढ़त बनाते हुए 316 अंक बढ़कर 43,017 पर बंद होने में कामयाब रहा। सभी सेक्टर्स में हरियाली देखने को मिली। अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनकी पसंद का शेयर जानने का। आइए देखते हैं। इस सेक्टर पर लगातार दीप हम बुलिश रहे हैं और पिछले साल 1.5 साल से हम लगातार कह रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनेगी और काफ़ी तेजी बनी भी है। कई सारे रेलवे स्टॉक्स ऐसे हैं जो निचले स्तर से 2 से 3 गुना आपके लिए बढ़ भी चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी हल्का फुल्का जो करेक्शन हुआ है, डिस्काउंट ऑफर में जो स्टॉक मिल रहे हैं वहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। और आज का स्टॉक है रेलटेल में ये मिनी रत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। सरकारी क्षेत्र की इस स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है। और दूसरी बात ये कि अब अभी भी आगे चलते हुए इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है 2 स्पेस में। एक वाईफाई, सारे स्टेशन की वाईफाई करने की जो बात हो रही है वो, और दूसरा डेटा सेंटर। बड़ा काम डेटा सेंटर में रेलटेल करता है। सबसे बड़ा कारण ये तीसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट कवच। आपने अभी देखा हाल ही में थोड़े से रेलवे में एक्सीडेंट्स बढ़े थे, तो रेल मंत्री ने ऐलान किया कि हम प्रोजेक्ट कवच की वजह से सिग्नलिंग सिस्टम को बहुत मजबूत करेंगे। ठीक है, अब इससे बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है। 4 से 5 हज़ार करोड़ तक के ऑर्डर सिग्नलिंग के सेफ्टी के लिहाज से रेलटेल को मिल सकते हैं। यहाँ पर हर गिरावट में आपको SIP करनी। जब भी स्टॉक में 10%, फॉर एग्जांपल 255 का हाई बनाया हुआ है स्टॉक ने, 225 आ गया तो थोड़ा ले लीजिए, 200 आ जाए थोड़ा और ऐड कर लीजिए। हर 10% पे SIP कीजिए। लक्ष्य 300 रुपये का रखिए अभी। इस लक्ष्य को हम रिवाइज करेंगे कब? जब ऑपरेशन कवच में इनको, प्रोजेक्ट कवच में जब इनको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। आज का हमारा सेक्टर भी रेलवे सेक्टर है, बिल्कुल, और दूसरा स्टॉक भी रेल से। संचार क्रांति के दौर में हमारी और आपकी संवेदनशील जानकारियों का पूरा लेखा जोखा है हमारे स्मार्टफोन में, और अगर हैकर्स इस पे सेंध लगा दें तो क्या होगा आप समझ सकते हैं।
अभी हाल ही में एप्पल फोन पर आए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के मैसेज ने फोन हैकिंग के खतरे को फिर उजागर कर दिया। तो पहचानना कैसे, समझना कैसे कि आपका फोन हैक्ड है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट। तो स्मार्टफोन की गिरफ्त में आ ही चुके हैं। साथ ही हमारी संवेदनशील जानकारियां जैसे ईमेल, बैंक अकाउंट, डीमैट खाते, सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो चुकी है। अब तो यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए पैसे का ऑनलाइन लेन देन, बिजली और पानी जैसे जरूरी बिल भरने की तमाम जिम्मेदारी भी आमतौर पर हमारा स्मार्टफोन ही निभाता है। लेकिन इतनी ढेर सारी संवेदनशील जानकारियों को समेटे हमारा स्मार्टफोन क्या सेफ और सिक्योर है? इसे लेकर आशंकाएं तो है ही। दरअसल ये आशंका इसलिए क्योंकि हाल ही में सबसे सेफ समझे जाने वाले एप्पल के कुछ फोन्स पर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक से जुड़ा एक मैसेज जनरेट हुआ, जिसके बाद हरकत में आई सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन ने कहा कि एप्पल फोन, आईपैड, एप्पल वॉच, आईपॉड जैसे उसके डिवाइसेस में पिछले 10 महीने में 28 खामियों को डिटेक्ट और फ्लैग किया गया है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि फोन हैकिंग का खतरा सभी स्मार्टफोन पर बराबर है। अगर अपने फोन को हैकिंग से बचाना है तो इसके उपायों को समझना भी बेहद जरूरी है। एक तो अपने स्मार्टफोन को हमेशा लॉक रखें, खासकर बैंक खाते, डीमैट जैसे संवेदनशील फाइनेंशियल एप्स को इस्तेमाल के बाद तत्काल लॉग आउट कर दें। समय समय पर इनके पासवर्ड को बदलते रहें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी चूक हैकर्स के लिए सेंध लगाने का मौका साबित हो सकता है। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। कई बार हैकर्स इसके जरिए मोबाइल में मॉलवेयर भेज देते हैं। वहीं अपने मोबाइल में किसी अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भी हम हैकिंग से बच सकते हैं। एक बड़ी बात और कि हमेशा अपने फोन को अपडेट रखें और सर्टिफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। अब ये जानना जरूरी है कि कैसे कोई पता करे कि उसके फोन को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है या उसका फोन हैक हो गया है। तो समझें, अगर अचानक फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, फोन के ऐप अपने आप बंद होने लगे या फोन रीस्टार्ट मोड में आ जाए या फिर फोन पर संदिग्ध OTP आने लगे, तो समझ जाए कि कोई आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर आपके फोन पर पैसे के ट्रांजैक्शंस के मैसेज आने लगे तो समझ ले कि आपका फोन हैक हो चुका है। ऐसी स्थिति में तत्काल अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दे, अपने बैंक को इसकी तुरंत सूचना दे ताकि ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। कई बार हैकर्स आपके फोन के कमजोर एंटीवायरस को बंद कर देते हैं ताकि आपको हैकिंग से जुड़ा कोई मैसेज जनरेट ना हो सके। फिलहाल तो हम जितना अपने फोन को सेफ और सिक्योर बनाते हैं, हैकर्स उसकी तोड़ निकालने में लग जाते हैं। ऐसे में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय हमें भी स्मार्ट और एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि हैकर्स के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।